एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का अर्थशास्त्र, जो कि सेकेंड सेमेस्टर से हम इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो कवर कराएंगे, जो कि पूरे 200 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो बहुविकल्पी का झंझट है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसी वीडियो में जो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसी क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से बस देखते चलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़िए, और जिसने भी अभी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो भी मुझे जाके इंस्टा पे प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द मैक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा के मैक्रो से हुई है? ठीक है, तो किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं कि समिष्ट समिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध। देखिए, समिष्ट अर्थशास्त्र जो बुक का नाम जो है आपका समिष्ट अर्थशास्त्र है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर बुक का नाम आपका है समिष्ट अर्थशास्त्र। तो इसको आप ध्यान रखिए, आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको बुक का नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका ये है अर्थशास्त्र का सेकेंड सेमेस्टर का बुक का नाम है समिष्ट अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि समिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं के अध्ययन से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से न होकर राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। ये जो अच्छा विचार है, ये विचार किसका है? इतना लंबा चौड़ा किसका विचार है? बहुत अच्छे से इसमें बताए हुए हैं। तो ये विचार जो है ये किसका विचार है? तो ये विचार है प्रो वोल्डिंग का। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप बस ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि सुना हुआ आपको याद रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे पे कि समिष्ट अर्थशास्त्र के 3 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो वो है वेस्ट समिष्ट अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे कि निम्न में से कौन समिष्ट अर्थशास्त्र के महत्व को स्पष्ट करता है? तो इसमें सभी हो जाएंगे, यानी कि जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक, बी कह रहा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, सी कह रहा है आर्थिक शास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। यानी कि ये तीनों ही जो कथन है ये अर्थशास्त्र के महत्व को क्या करता है? स्पष्ट करता है। पांचवा है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समिष्ट अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी नीतियों आवश्यक रूप से कुछ एक व्यक्तियों से संबंधित न होकर बड़े वर्गों या व्यक्तियों के समूहों से संबंधित होता है। वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य स्वयं व्यक्तियों का एक समूह है और इसलिए इसका अध्ययन व्यापक दृष्टि से ही होना चाहिए। ये विचार किसका है? तो ये विचार भी है प्रो वोल्डिंग का, वोल्ड डंग का है, डंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि निम्न में कौन वेस्ट अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है? तो वो है आर्थिक नियोजन में सहायक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन समिष्ट अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो है साधन वितरण की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वास्तव में समष्टिगत और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप अर्ध शिक्षित है, मतलब आधे शिक्षित है। उक्त विचार ये किसका है? तो ये विचार है प्रो सैमुअलसन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समिष्ट अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं से बृहद रूप में यानी कि बड़ा रूप से व्यवहार करता है या आर्थिक जीवन के कुल आयामों से संबंध रखता है या आर्थिक अनुभव के सभी व्यक्तिगत अंकों के कार्यकरण हड्डियों का जोड़ और आयामों को देखने के बजाय उनके कुल परिणाम और आकार कार्यकरण का देखता है, और यह उन वृक्षों से स्वतंत्र रहकर जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है जिसमें वो जंगल बना है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है एकले का। क्वेश्चन 10 पे आते हैं कि समिष्ट अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर समग्र रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। ये संपूर्ण आकार एवं रूप की ओर देखता है। यह जंगल की प्रकृति का अध्ययन उन वृक्षों से अलग होकर करता है जो इसके निर्माता है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है गार्डनर एकले का है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं बल्कि इन मात्राओं से समग्रों से व्यक्तिगत आयों से आयों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आयों से व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से। ये देखिए आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से व्यवहार करता है। सरासत समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों एवं औसत की प्रकृति साधनों एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। ये विचार किसका है? तो ये विचार भी है वोल्डिंग का, वोल्डंग का है। जो ऊपर वाला भी था ठीक ऐसे ही, वो भी परिभाषा था, थोड़ा सा अलग था लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता था। तो आप इसको इस तरह के मिलता जुलता कराएगा तो आप दोनों ऑप्शन का सॉरी दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। कौन है? तो इसके विचार में कौन है? वोल्डंग है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र संबंधों की व्यवस्था करता है। यह व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि आर्थिक प्रणाली के औसत एवं समग्रों का अध्ययन करता है। ये एक विचार किसका है? तो ये चेम्बरलिन का है। क्वेश्चन 13 है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है प्रो सुल्ज का। प्रश्न 14 है कि समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में निम्न में कौन शामिल है? तो इसमें देखिए आर्थिक विकास का सिद्धांत शामिल है, वितरण का व्यापक सिद्धांत शामिल है, फिर आय उत्पादन और रोजगार सिद्धांत क्या है इसमें शामिल है? किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन सा बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका रेखांकित करता है? तो इसमें देखिए मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के सरकार की भूमिका, फिर आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका, मुद्रा प्रसार संकुचन की स्थिति में सरकार की भूमिका, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्थिर अर्थव्यवस्था तब होगी जब तीन आधारभूत तत्व यानी कि रुचि, साधन और तकनीक में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये किसने कहा है? तो ये विचार है स्टगलर का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्थैतिक साम्य का अर्थ विश्राम की अवस्था से कदापि नहीं है। वह तो ऐसी अवस्था को सूचित करता है जिसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष कार्य बिना घटे बढ़े निरंतर हो रहा है। इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहना चाहिए। ये विचार किसका है? तो ये विचार है हैरोड का। क्वेश्चन 18 है कि प्रावैगिक का संबंध विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभाव और निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दरों से होना चाहिए। ये विचार किसका है? तो ये विचार है प्रो हैरोड का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रावैगिक अर्थशास्त्र की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन पिछली और आगे की घटनाओं को संबोधित करते हुए करता है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है बाउमेल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रावैगिक के अंतर्गत विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित आर्थिक चल संघटकों के बीच क्रियात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो ये विचार है सैमुएल्सन का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय कितने प्रकार से मापी जा सकती है? तो 5 प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से तात्पर्य यानी कि मतलब है। तो क्या मतलब है? देश में उपभोग, बचत, निवेश के लिए उपलब्ध राशि, यानी कि उपयुक्त में सभी। ये तीनों जो क्या है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रीय आय का महत्व है। तो देखिए राष्ट्रीय नीति में, फिर राष्ट्रीय नियोजन में, अन्वेषण में, यानी कि उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि निम्न में कौन राष्ट्रीय आय का महत्व नहीं है? तो है अंतर्राष्ट्रीय नियोजन में। और क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है? तो देखिए पूंजीगत लाभ या हानि, स्टॉक मूल्यों में परिवर्तन, फिर मूल्य ह्रास, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो ये दी है प्रो एरविन फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय आय के मापने का विचार जो है वो क्या है? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन सी विधि काम आती है? तो देखिए उत्पादन और आय विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना मतलब भारत में राष्ट्रीय आय गणना की करने के लिए विधि है। 29 है कि एक व्यक्ति अपना पूरा स्कूटर बेचता है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? तो बिक्री में दलाली के बराबर क्या होगी उसको
वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रीय आय की समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1949 में राष्ट्रीय आय की समिति की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से आशय है, तो यह है उत्पादन के विभिन्न साधनों की आय का योग। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी से क्या आशय है? तो एक देश की सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं। क्वेश्चन 33 है कि जीएनपी की गणना करते समय निम्न में से किसे छोड़ देते हैं? तो सरकार के हस्तांतरण भुगतान पे जो है उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के मध्य परस्पर संबंध की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की है? तो ये की है रिचर्ड स्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विदेशों से प्राप्त आय निम्न में से किसमें शामिल की जाती है? तो राष्ट्रीय आय में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जीएनपी में किस वर्ष का उत्पादन शामिल किया जाता है? तो चालू वर्ष में क्या होता है, शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंतिम उत्पादन के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आएंगी? तो आएंगी व्यक्ति द्वारा खाने की वस्तुएं बाजार में खरीदना, ये सभी क्या है, अंतिम उत्पादन के अंतर्गत आएंगी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस घिसावट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रीय आय के मापन की मूल्य वृद्धि रीति का प्रतिपादन किया था किसने? कुजनेटस ने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन 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 संबंधित प्रयासों के लिए सन 1971 में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये पीकू के हुआ है, पीकू को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 41 में आते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने कब राष्ट्रीय आय को आधार वर्ष बनाया? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय आय आधार वर्ष था? तो है 1948 से 49 तक। और 43 है कि भारत का छठा राष्ट्रीय आय आधार वर्ष है 2004 से 5। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जीएनए का पूरा नाम है सकल शुद्ध उत्पादन। जीएनए का पूरा नाम है सकल शुद्ध उत्पादन। 45 क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 से 52 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण है, तो क्या है, असमान है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है, कृषि आता है, वानिकी आता है, वानिकी आता है, खनन आता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 48 है कि निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र का नहीं है? तो वो है खनन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र में आता है? तो बैंक आता है, बीमा आता है, संचार आता है, ये सभी क्या है, तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यह परिभाषा है राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, वो अंश है जिसका माप मुद्रा में हो सकता है। तो ये कथन जो है किसका है? प्रो पिकू का है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यह परिभाषा है वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वास्तविक और शुद्ध संपत्ति का वो अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पियानो या एक बड़ा कोट जो मेरे लिए तैयार किया गया वर्ष आय का हिस्सा नहीं, बल्कि यह केवल पूंजी में वृद्धि है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है प्रोफेसर का। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्न में कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना रीति नहीं है? तो है आय व्यय गणना विधि। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि आय किसके बराबर होती है? एस प्लस सी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सूत्र है प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपन में जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आय गणना प्रणाली को किसने आय प्राप्ति रीति कहा है? तो ये क्या है, कुजनेत्ज। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कुजनेत्ज ने उत्पादन गणना विधि को क्या कहा है? तो वस्तु सेवा पद्धति कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एनएनपी कैसे निकालते हैं? तो एनएनपी इक्वल टू जीडीपी। क्वेश्चन नंबर माइनस ये है माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यह परिभाषा किसकी है? देश के श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध भोग का जिसमें सही प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है उत्पादन करते हैं, यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या आगमन या राष्ट्रीय क्या है, लाभांश
होता है। तो ये किसका कथन है? मार्शल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उपभोग का स्तर दीर्घकाल में कैसे होता है? तो स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रीय आय मापन की 6 मूल्य वृद्धि रीति का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया है? पीगू ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निरंतर प्रवाहित होते हैं, तो वो है आय एवं व्यय। क्वेश्चन नंबर 62 है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, क्या है? वस्तु बाजार एवं साधन बाजार। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत व्यापारिक फर्में उत्पादन करती है, तो क्या है? विक्री के बराबर उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि उत्पादन और आय चक्रीय प्रवाह का प्रारूप निम्न में कौन है? तो इसमें वास्तविक प्रवाह हो जाएगा, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, फिर वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह का बाजार। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय आय और व्यय का घटक है? तो इसमें देखिए बचत है, निवेश है, कराधान है, ये सभी क्या है? व्यय यानी खर्च करने की जो ये क्या है? घटक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं कि उत्पादन का साधन है। तो देखिए उत्पादन पूंजी है, श्रम है, भूमि, ये क्या है? श्रम है, भूमि, ये सभी तीनों क्या है? उत्पादन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि घरेलू क्षेत्र में वर्ग होता है, तो क्या होता है? उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आय के चक्रीय प्रवाह में बचत को एक रिसाव और निवेश का माना गया, तो ये है इंजेक्शन। क्वेश्चन 69 है कि आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत बचत और निवेश में समानता लाने के लिए विशेष महत्व दिया गया, तो किसको दिया गया? मौद्रिक नीति को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में कौन घरेलू क्षेत्र के व्यय किए जाते हैं? तो इसमें किराया हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया, क्या हो गया? ये घरेलू क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। क्वेश्चन 71 है कि निम्न में कौन चक्रीय प्रवाह में योग होता है? तो एजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पूंजी बाजार से व्यापार क्षेत्र में निवेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वही वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या की जा सकती है किसमें? तो एक क्षेत्रीय प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक क्षेत्रीय प्रणाली लागू होता है, व्यक्तिगत घरेलू इकाइयों में और वस्तुओं व मुद्रा प्रवाह चलती है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि द्विक्षेत्रीय प्रणाली में अध्ययन होता है, इसमें चक्रीय प्रवाह जबकि बचत व विनियोग ना हो, फिर चक्रीय प्रवाह जबकि बचत व विनियोग हो, दोनों ही कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि चक्रीय प्रवाह में मौद्रिक सौदों का समावेश करना क्या है? कठिन है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि चक्रीय प्रवाह राजस्व नीति निर्माण में होता है, क्या होता है? सहायक करता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि निबल घरेलू विनियोग शून्य से कम है, तो चक्रीय प्रवाह प्रवाहित होगी, क्या? आय। क्वेश्चन नंबर 79 है कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों, उत्पादन क्षेत्र व घरेलू परिवार क्षेत्र के मध्य भुगतान एवं प्राप्ति का प्रवाह है, यह कथन है प्रोलिप्से। क्वेश्चन नंबर 80 है कि आय के चक्रीय प्रवाह की सीमा है उत्पादक वस्तुओं का फर्मे के बीच लेन देन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पूर्ति स्वयं अपने मांग का सृजन करती है, ये कथन किसकी है? तो ये कथन है JB से का। सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए, बस इस 200 प्रश्नों को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए 82 क्वेश्चन पे चलते हैं कि द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए है AC पिगू। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पूर्ण रोजगार से तात्पर्य रोजगार पाने के इच्छुक लोगों के प्रचलित पारिश्रमिक दर पर बगैर कठिनाई के रोजगार प्राप्त हो जाए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रो लर्नर। क्वेश्चन नंबर 84 की पूर्ण रोजगार किसी देश का वह विनव होता है जहां प्रभावी मांग में वृद्धि के फलस्वरूप स्थिति विलोचदार हो जाती है, तो ये कथन है प्रो डिलार्ट का। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत के प्रतिपादकों ने व्यापार के लिए किसी नीति की बात कही, तो वो क्या है? हस्तक्षेप नीति। क्वेश्चन नंबर 86 है कि जीबी के बाजार नियम की मान्यता है, तो क्या है? आय प्रभाव में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, फिर अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो, अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र संचालन हो। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रो JB से रोजगार सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं प्रो JM किन्स। क्वेश्चन नंबर 88 है कि जीवन दर्शन मूलतः अल्पकालीन दर्शन है, ये कथन है प्रो सुम पीटर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि JB
जेबीसी बाजार नियम लागू होता है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय पर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस का रोजगार सिद्धांत पूर्ण रूप से निर्भर करता है किस पे? प्रभावपूर्ण मांग पे पूर्ण रूप से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रो लीड व रिस्ट के अनुसार कुल पूर्ति सदैव कुल के बराबर अनिवार्य हो जाती है, तो ये मांग। क्वेश्चन नंबर 92 है कि उत्पादन से वस्तुओं के लिए उत्पन्न होता है, तो क्या है? बाजार है। उत्पादन की वस्तुओं से क्या होता है? उत्पन्न होता है बाजार। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जीवन दर्शन मूलतः दर्शन है अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 94 है कि व्यापक रूप से का नियम, यानी कि ये वाला जो से है इसका नियम विनिमय अर्थव्यवस्था की व्याख्या है, क्या है? स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार बाजार में प्रतियोगिता विद्यमान होती है, पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत वॉकिंस का रोजगार सिद्धांत है, तो ये है अलग अलग, क्या है? अलग अलग सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक है कौन है? प्रो जेबी से है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि थ्योरी ऑफ यूनप्लॉयमेंट का लेखक जो है वो है प्रो पिगू। ज़्यादातर से जो पुस्तक जो पूछे जा रहे हैं वो प्रो पिगू का ही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि जे से किस देश का निवासी था, तो ये फ्रांस का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं कि जेबी से किसका नियम प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के केंद्रीय स्तंभ है, ये विचार दिए हैं किसने? प्रो हेगल ने। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर अनवरत हो जाती है, कथन किसका है? जीड व रिस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि यह कथन है कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, ये किसका कथन है भाई? तो ये कथन है प्रो किन्स, मतलब लंबे समय में हम सब मर जाएंगे, दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किसने अल्पकालीन अपूर्ण रोजगार संतुलन पर बल दिया, तो किन्स ने बल दिया। क्वेश्चन नंबर 104 है कि श्रमिक संघों व उदार श्रम विभाजन का विरोध अर्थशास्त्रीय दृष्टि से क्यों न उचित समझा जाए लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत क्या है कि बुरा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रो डिलार्ड का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वतंत्रता प्रतियोगिता विद्यमान होने पर सदैव एक ऐसी प्रवृत्ति प्रभावी रूप से क्रियाशील होगी जिससे मजदूरी की दर मांगे के साथ इस प्रकार संबंध हो जाती है कि प्रत्येक रोजगार प्राप्त हो जाता है, यह कथन किसका है? प्रो पिगू का है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करता है, जो ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है त्यों ही उस क्षण से वस्तु अपने मूल्यों की मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार प्रदान करती है। दूसरी वस्तुओं की पूर्ति जितना एक वस्तु की मांग के अनुकूल रहती है उतनी ही और नहीं, यह कथन है जेबी से का। क्वेश्चन नंबर 107 है कि व्यापक रूप से का मतलब हमने बताया स्वतंत्र से मतलब क्या है? नियम स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था की व्याख्या है। इस प्रकार यह उत्पादन नियम इस सत्व को बतलाता है कि मांग का मूल स्रोत साधन आय का यह प्रवाह है जिससे उत्पादन प्रक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये कथन जो है हैंसन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रो जे एम किन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत जिन विशेषताओं पर आधारित है वो आर्थिक समाज में उचित नहीं ठहराते ठहरते हैं। इसी का परिणाम है कि जब हम उन तथ्यों को यथार्थ अनुभव पर लागू करते हैं तो उनका शिक्षण भ्रमात्मक और विनाशकारी सिद्ध होता है, यानी कि भ्रम में होते हैं और विनाशकारी सिद्ध होता है, तो ये कथन है किन्स का। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना है सर्वमान्य नहीं है, विशिष्ट सिद्धांत है, बेरोजगार की पूर्ति हल नहीं है। ये किन्स के रोजगार की क्या है? सिद्धांत का आलोचना यानी कमी है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्न में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो उसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत और किन्स का बेरोजगार सिद्धांत एक समान ही है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि 20वीं शताब्दी के प्रमुख अमेरिका अर्थशास्त्री हैं सुपीटर है, क्लार्क है, फिर हेशन, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रतिष्ठित विचारधारा के पुनर्विरचना का अर्थशास्त्री कौन है, तो इसमें जेबी से है, मिल है, सीनियर है।
सीनियर है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि एडम स्मिथ निवासी थे कहाँ के? इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 114 है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक कौन है? से है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि किन्स का जन्म हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116 है किन्स किस देश के निवासी थे? तो ब्रिटेन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि ए टेरेस ऑन मनी 1930 नामक ग्रंथ में लेखक है किन्स का। क्वेश्चन नंबर 118 है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के मापक सूत्र हैं। तो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन अपान में आय में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 119 है कि उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 120 है कि उपभोग फलन के आलोचक हैं प्रो हैजलिट और कौन है? प्रो गार्डनर एक्ले हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि गुणक गुणक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो के लिए गुणांक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि के इक्वल टू हो जाएगा का मापक की कौन है? तो ये हो जाएगा गुणक। क्वेश्चन नंबर 123 है कि रोजगार गुणक यानी कि एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लेयर के प्रतिपादक कौन है? तो ये है प्रो आर एफ कहन। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न कौन कथन जो है इसमें असत्य है? तो पहला वाला है गुणक सदैव एक साथ अत्यंत के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होगा 1 या 0। क्वेश्चन नंबर 126 है कि गुणक एमपीसी के साथ सीधा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि गुणक के प्रमुख आलोचक है प्रो हीट है, प्रो हॉर्ट है, प्रो स्टगलर स्टगलर है। क्वेश्चन नंबर 128 है गुणांक की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो काहन ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129 है कि यदि गुणक एक है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी होगी। क्वेश्चन नंबर 129 का हो जाएगा सही ऑप्शन सी नंबर 0 होगी। देखिए हम समझ सकते हैं 200 क्वेश्चन जो है और बहुत सारे बच्चे जो हैं कि मतलब 200 क्वेश्चन सबकी एक तरह मेंटालिटी नहीं होती है कि वो सारे क्वेश्चन को मतलब एक ही बार देख ले। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर आप आराम कर करके देख सकते हैं 2 बार में। एक बार में आप 100 क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम 100 क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आपका हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।